हेलो फ्रेंड, जिमान टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। माफ़ करिए, काफ़ी दिन बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यूएलएसआई कौन सी पीढ़ी में आया था? यूएलएसआई का पूरा नाम होता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रागेशन। ठीक है, पहले जनरेशन में आया था, सेकेंड जनरेशन में आया था, या फिर थर्ड जनरेशन में आया था? फटाफट इसमें मैं बता दिया तो ये हमारा आंसर आया था। ये हमारा आया था फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रागेटेड सर्किट होता है यूएलएसआई का पूरा। तो यहाँ पे जो आईसी का फुल फॉर्म होता था इंट्रागेटेड सर्किट, वो हमारी सारी फिफ्थ जनरेशन में ही आई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा फिफ्थ जनरेशन में। डिजी लॉकर में कितने एमबी तक की फाइल सेव किया कर सकते हैं? डिजी लॉकर आप सभी समझ जानते होंगे, ये हमारी एक गवर्नमेंट की फाइल स्टोरेज सर्विस है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम जो था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। डिजी लॉकर में कितने एमबी तक की फाइल को सेव कर सकते हैं? तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की सेवा है, जिसके अंदर आप अपने गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको डिजिटली सेव कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। बस आपको अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट आधार नंबर से लिंक होंगे, जैसे कि आपकी गाड़ी की आरसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन नंबर हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, ये सारी चीज़ें आप उसमें आपको डिजिटली वहाँ वेरीफाइड मिल जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअली कोई भी फाइल वहाँ पे अपलोड करके रखना चाहते हैं, तो कोई भी फाइल जिसकी 10 एमबी तक की साइज होगी उसको आप अपलोड करके रख सकते हैं। और टोटल वहाँ पे जो स्पेस मिलता है आपको 1 जीबी का स्पेस मिलता है, मतलब 1000 एमबी का स्पेस आपको मिलता है, जिसके अंदर आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे वो डिजिटली वहाँ पे दिखते रहेंगे। उसके लिए आपको कोई स्टोरेज वाला सिस्टम वहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। जैसे कि आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्सपायर हो गई, तो नई पॉलिसी जब भी आप रिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ डेट भी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो और ये मान्य होता है, आपको हर डॉक्यूमेंट अपना फिजिकली लेके जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि डीएल हो गया, आपका आरसी हो गई, और इंश्योरेंस पेपर आपको हर जगह लेकर घूमने की जरूरत नहीं, आप डिजी लॉकर में उसको रख सकते हैं। चलिए, एचटीटीपी में टीटी का तात्पर्य क्या होता है? तो एचटीटीपी का पूरा नाम अगर हम याद होगा तो हम आसानी से समझ जाएंगे। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टीटी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा जो है नॉन सिक्योर वर्जन है। अगर इसी में मैं आगे यस लगा देता हूँ तो ये एचटीटीपी यस बन जाता है, जो हमारे आज के टाइम पे लगभग सारी वेबसाइटें यूज करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यस का मतलब होता है उसका मतलब सिक्योर। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपना जो है अपलोड करेंगे, डिगी अपना मतलब कि कोई भी अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम इंटर करेंगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट से जब सर्वर पे हमारी इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा तो पूरी तरह इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, बीच में कोई इसको पढ़ नहीं सकता। नॉर्मल तरीके में जो टेक्स्ट ट्रांसफ़र जैसे एचटीटीपीएस वाला पुराना था, उसमें कोई भी पढ़ सकता था, क्योंकि इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता था वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता, जैसे कि यहाँ पे जिस तरह लिखा है इससे ही वहाँ पे चला जाता था। इसलिए बैंक में सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपका यूजर ने पासवर्ड स्टोर होता है, और आपका जब भी आप किसी पेमेंट गेटवे पे अपना डेबिट कार्ड नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। हालाँकि अब तो टोकनाइज सिस्टम आ गया है, अब उसको किसी और वीडियो में बताएंगे हम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यूएसडी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसडी का इस्तेमाल आप सभी लोगों ने किया होगा। अगर आप की एज थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि 20-22 साल होगी, तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो 2G नेटवर्क होता था, उसमें अगर आपको बैलेंस जानना होगा, जैसे कि *123 ये बीएसएनएल का अकाउंट होता था। अगर आपको बीएसएनएल का सिम यूज़ करते हैं, उसमें आपको बैलेंस देखना होता, यही नंबर पे आपको डायल करना होता। हर कंपनी का अलग अलग होता था, एयरटेल का भी था, वोडाफोन का भी था, हर कंपनी का था, और ये सिर्फ 2G में काम करता है। लेकिन आजकल जो हमारा एनपीसीआई है, इन्होंने जिन मोबाइलों में इंटरनेट नहीं चलता, या फिर आप ऐसी किसी लोकेशन में फंस जाते हैं जहाँ आपके मोबाइल में नेटवर्क तो आ रहा है पर इंटरनेट नहीं है, और आपको किसी को पैसा भेजना, तो उसके लिए एनपीसीआई ने यूएसडी सर्विस का शुरू किया है, और जिसका कोड है *99 है। उसकी मदद से आप 5000 रुपये तक भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा नाम होता है अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और ये सिर्फ 2G नेटवर्क पर काम करती है, यानी कि ये जियो पे काम नहीं करेगी। ये सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल पे काम करेगी, क्योंकि जियो के पास कोई भी 2G नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप *99# डायल करके रजिस्टर करेंगे, तो इसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी किसी को पैसा भेज सकते हैं, और पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, और अपना बैलेंस भी देख सकते हैं। सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है? सबसे हल्का प्रोटोकॉल मतलब लाइट वेट प्रोटोकॉल हमारा MQTT प्रोटोकॉल।
हाँ, तो सबसे हल्का प्रोटोकॉल हमारा MQTT होता है। ये हमारा ज़्यादातर लॉट वाले डिवाइसों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे आज के टाइम पे वाईफाई बल्ब हो गए दिन में, ये सारे प्रोटोकॉल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में डाटा आपको सेंड और रिसीव करना हो, सिर्फ आपको ऑन ऑफ सिग्नल का और छोटे छोटे डाटा को भेजना होता है, इसलिए इस तरह के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। लॉट के डिवाइसों में ज़्यादातर MQTT प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल होता है। इसका पूरा नाम होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब MQ का यहाँ पे कोई फुल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ TT का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका पूरा नाम होता है। MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका पूरा नाम होता है प्रोटोकॉल का। आगे बढ़ते हैं। क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो से एल्बम बना सकते हैं? तो हाँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फ़ोटो से एल्बम बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारा पावर पॉइंट होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में हमारा इम्प्रेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या UPI कोई NPC के द्वारा जारी किया गया था? NPS UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में जारी किया था। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। और अभी के टाइम पे सारे बैंक, जितने भी इंडिया में बैंक हैं, सभी UPI से रजिस्टर हो गए हैं। आप इनकी मदद से किसी के भी अकाउंट में एक बार में आप 50,000 रुपये सेंड कर सकते हैं, और दिन में आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं, यानी कि 50-50 हज़ार के आप 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं UPI की मदद से। अब UPI में जो पिन होता है वो कुछ बैंक को 4 नंबर का यूज करते हैं, और कुछ बैंक जो है 6 नंबर की यूज करते हैं। राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? राइटर में देखिए 2 तरह के मिनिमम फॉन्ट साइज होते हैं। एक मिनिमम फॉन्ट साइज होता है जो आप कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से आप 6 नंबर तक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ। अगर हाँ, तो ये देखिए, ये वाला जो मेनू होता है इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं। अब जैसे कि हम MS वर्ड यूज कर रहे हैं, MS वर्ड में जो मिनिमम साइज है 8 है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में 6 है। लेकिन हम इस ड्रॉप डाउन मेनू में अगर हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इसको मिटा के इस जगह पे, यहाँ पे अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो ये फॉन्ट साइज 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में 6 का ऑप्शन नहीं है। उसी तरह आप लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मिनिमम फॉन्ट साइज जो है वो 2 तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सिर्फ 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल फॉन्ट साइज में कर देते हैं। राइट आंसर हमारा 6 होगा, तो ये 22 पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी मदद से फॉन्ट को घटा या बढ़ा सकते हैं। चलिए आते हैं लिब्रे ऑफिस स्केल में ABC, A1, B1, C1, D1 क्रमशः वैल्यू, ये सारे सेल एड्रेस हैं, और यहाँ पे वैल्यू रखी गई। जैसे A1 में 8 रखी गई है, B1 में 4 रखी गई है, C1 में 6 रखी गई है, और तो यहाँ पे तीनों में वैल्यू रखी गई, लेकिन D1 में कोई वैल्यू नहीं रखी गई। तो यहाँ पे काउंट A1 से D1 अगर किया जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना दिखाएगा? काउंट A1 D1 मतलब कि काउंट करेगा यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए, काउंट और काउंटा 2 होता है हमारा। काउंट मतलब जो काउंटा फंक्शन होता है हमारा, हाँ, तो काउंटर फंक्शन हमारा जो है वो सिर्फ उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिनके अंदर वैल्यू लिखी रहती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में वैल्यू लिखी हुई है, A1, B1, C1 वैल्यू लिखी हुई है। तो काउंट हमारा जो है ये रिजल्ट हमें 3 दिखा देगा। लेकिन ये इम्पटी सेल जो D1 है इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हो। लेकिन अगर इसी काउंट की जगह हम काउंटा का इस्तेमाल करते तो वो वैल्यू हमारा 4 दिखाता, क्योंकि काउंटा जो है हमारे इम्पटी सेल को भी काउंट कर लेता है। लेकिन काउंट जो है इम्पटी सेल को काउंट नहीं करता है। तो इम्पटी सेल हमारी D1 को इसने काउंट नहीं किया, इसलिए रिजल्ट हमारा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही सेल में वैल्यू रखी गई थी, A1, B1 और C1 में। निम्नलिखित में से विषम ज्ञात की, विषम मतलब यहाँ की इन तीनों में से सबसे अलग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए SBI, RBI और BOI और नन। तो यहाँ पे देखिए विषम कौन सा है? यहाँ पे तो देखिए SBI और BOI दोनों ही हमारे बैंक है, मतलब कि SBI जो है हमारा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे BOI होता है, हाँ, BOI मतलब होता है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों हमारे BOI और SBI दोनों बैंक है। लेकिन RBI जो है ये सारे बैंकों का बैंक होता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये हमारा RBI जो है यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे हमारा राइट आंसर RBI होगा, क्योंकि RBI बैंक नहीं होता, उसमें कोई भी पब्लिक अपना अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। वो बैंकों का बैंक होता है, उनसे सिर्फ बैंक ही, और सारे बैंकों में जो नियम अप्लाई होते हैं वो सब उसको RBI ही रेगुलेट करता है। यानी कि उसको न्यायालय जैसा समझ लीजिए, बैंकों का उच्चतम न्यायालय है वो, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। वही सारी गाइडलाइन को बनाता है कि कौन से बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, किस तरह से ऑपरेशन करना चाहिए। और अगर आपको बैंक
खोलना है या फिर बैंक का बिजनेस करना है तो उसका लाइसेंस भी आपको आरबीआई ही देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए बोलता है। और बैंकों को आरबीआई लोन भी देता है। आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या होता है? आधार को बैंक से जोड़ना होता है, आधार को सिम से जोड़ना होता है, आधार को अपडेट करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग का मतलब होता है आधार नंबर को हम अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना। देखिए पुराने टाइम पे काफ़ी सारे बैंक अकाउंट ऐसे खुले हुए जो आईडी प्रूफ पे खोले जाते हैं, क्योंकि जब आधार नहीं बना हुआ था तो राशन कार्ड आईडी प्रूफ पे भी अकाउंट खुल जाते थे। अब तो जो 2016 के बाद से जब से डिजिटल इंडिया थोड़ा बढ़ गया है, तब से जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो सभी आधार से खुलने लगे। और 2021 के बाद जब से कोरोना आया उसके बाद से आधार और पैन के बिना, पैन से तो आप ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पुराने अकाउंट में जिनमें आधार अभी भी नहीं लगा होता, अब तो लगभग सब में लग गया, तो उनको आधार नंबर अगर आपको अपडेट करना है, क्योंकि आधार नंबर उसमें अगर जुड़ेगा नहीं तो आप एनपीसीआई के आधार वाली सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका नाम होता है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से आप 10,000 रुपये तक कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट की मदद से निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। उसके लिए आपको आधार से अपना बैंक, आधार को अपने बैंक में जोड़ना पड़ेगा बैंक अकाउंट से, तो उसी को आधार को बैंक में जोड़ना बोलते हैं। आधार नंबर को लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ बोला जा रहा है, राइटर कैल्क और इम्प्रेस तीनों में फॉन्ट साइज जो होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए 96 होता है। और मैक्सिमम यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको कीबोर्ड शॉर्टकट और ऊपर वाले ड्रॉप मेनू में मैनुअली आप इंटर करेंगे तो 999.9 तक आप उसको बढ़ा के ले जा सकते हैं, और मिनिमम आप 2 तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन मेनू की मदद से ले जाएंगे तो मिनिमम 6 ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 96 तक। और हमारे MS वर्ड में मिनिमम जो होता है 8 होता है और मैक्सिमम जो होता है हमारा वो होता है 72। पहला ब्राउज़र कौन सा होता है? सबसे पहला ब्राउज़र हमारा था यहाँ पे नेटस्कैप, हमारा सबसे पहला ब्राउज़र था, जिसका बाद में नाम बदल कर हमारा नेटस्कैप का नाम बदल के हमारा, जब ये काफ़ी सारा जब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से लॉस होने लगा तो नेटस्कैप का नाम बदल के बाद में इसका मोजिला रखा गया। मोजिला असल में ब्राउज़र है, जो कंपनी है नेटस्कैप जो पुराना था उसका नाम बदल के मोजिला फाउंडेशन रख गया, उन्हीं का ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स। बाद में गूगल क्रोम आ गया, तभी गूगल क्रोम ही सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है, उसके बाद फिर मोजिला फायरफॉक्स है, फिर बाकी के वेब ब्राउज़र है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज है। चलो आगे बढ़ते हैं। SMTP का उपयोग किया जाता है, तो SMTP का उपयोग किया जाता है मेल भेजने में, चैट में, एसएच समय के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट के अंदर 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। SMTP जो होता है एक आउटगोइंग प्रोटोकॉल होता है, मतलब इसकी मदद से हम मेल को भेजते हैं, लेकिन अगर हमें मेल को रिसीव करना है तो उसके लिए हमें POP3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं और IMAP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि अब POP3 का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं और ज़्यादातर IMAP का ही इस्तेमाल किया जाता है। IMAP और SMTP का ही, अगर आपको ईमेल को रिसीव करना है तो मैप का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको मेल को भेजना है तो SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और IMAP का होता है इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने पर वह फ़िल्टर देता है, ट्रू है फॉल्स है? तो फोटो अपलोड करने पे इंस्टाग्राम बहुत सारे फ़िल्टर को देता है। और फिल्टर ये ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर यहाँ पे लिमिटेड हैं, कुछ ही फ़िल्टर देता है। फ़िल्टर टाइम पे अपडेट होते रहो और बहुत सारे फ़िल्टर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसको सबसे पहले इंडिया में हमारे HSBC बैंक ने लाया था, लगभग 1975 के लगभग इन्होंने HSBC लाया था। मुझे डेट करेक्टली याद नहीं है, सबसे पहले उन्होंने ही लाया था। लेकिन डेबिट कार्ड हमारा सबसे पहले ICICI बैंक ने लेकर आया था, और क्रेडिट कार्ड हमारा लाया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, और इंटरनेट बैंकिंग भी हमारा ICICI बैंक ने ले आया था। तो ICICI बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हमारे बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों लेकर आए थे। और HSBC ने हमारा ATM मशीन लेकर आया था। CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CMS का फुल फॉर्म होता है कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोर्स मैनेजमेंट सर्विस, या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, ये हमारे गूगल में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट जो फ़ोन नंबर होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इनका। चलिए 22वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, शिलांग में, ईटानगर में, या फिर
या फिर कहीं नहीं थी, ये राइट कि हमारा 22वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हमारा शिलांग में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कैल में करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कैल के अंदर अगर आपको करेंट डेट इंसर्ट करनी, मतलब आपको तुरंत ही अभी की अभी डेट वहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो कैल के अंदर हम जो है कंट्रोल प्लस और ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उससे आपके कीबोर्ड में बना रहता है, ये वाला सिंबल आपको आसानी से यल के बगल मिल जाएगा। आसानी से आप इसको दबा के कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपका करंट डेट आ जाएगी। जबकि अंदर रुपए शब्द किस भाषा के लिए लिया गया है? तो रुपए शब्द हमारा जो हमारा इंडियन करेंसी का सिंबल है उसको हमने संस्कृत शब्द से लिया है, रुपए। चलिए अगले सवाल पे आता है। बैंडविड्थ की क्षमता केबीपीएस में मापते हैं, ट्रू है या फास्ट? तो राइट आंसर इसका हमारा होगा फास्ट। अब देखिए केबीपीएस और किलो बाइट पर सेकंड दोनों ही सिमिलर होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो हमारा इंटरनल मापा जाता है वो केबीपीएस में मापा जाता है, मतलब किलो बाइट पर सेकंड। लेकिन कंपनी लोग हमें जो स्पीड बताती है किलो बिट पर सेकंड बताती है। इसका सिंपल से उदाहरण समझ लिया, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबाइट पर सेकंड है, मेगाबाइट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मेगाबिट बोल रहा हूँ, मेगाबिट पर सेकंड है, तो वो स्पीड हमें जो मिलेगी वो हमें 1 MB की मिलेगी, क्योंकि हम जब 10 से भाग देंगे 8 को तो हमारी वो 101 MB की लगभग स्पीड आएगी, मतलब 1.2 समथिंग आएगी, क्योंकि हमारी जो होती है एक बाइट के अंदर हमारी 8 बिट होती है, तो किलो बाइट पर सेकंड में मापी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा फास्ट। इसलिए 100 MB का अगर आप कनेक्शन लेते तो आपको 100 MB की स्पीड नहीं मिलती, 10 से 11.5 MB की स्पीड मिलती, मतलब ये सेकंड के अंदर आपके कंप्यूटर में 11 MB का गाना डाउनलोड हो सकता है हर सेकंड। बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? तो बिटकॉइन का आविष्कार सभी लोग जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया, सतोशी नाकामोटो ने इसका आविष्कार बिटकॉइन में किया था। यह डिजिटल करेंसी है। आरबीआई हालांकि डिजिटल करेंसी लाने वाली है, अभी उनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो फिजिकल करेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आईएमपीएस को किसने लॉन्च किया था? तो आईएमपीएस जो था हमारा, ये हमारा आईएमपीएस और हमारा जो है निफ्ट होता है, ये सारी हमारी सर्विस है, फंड ट्रांसफ़र की सर्विस है। यहाँ पे 3 तरह की सर्विसें हमारी इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे आईएमपीएस होता है, निफ्ट होता है और आरजीटीएस होता है। तीनों का फुल फॉर्म होता है, निफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद हमारा आता है निफ्ट का, आईएमपीएस का आता है आईएमपीएस इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, और उसके बाद हमारा आता है आरजीटीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। आरजीटीएस का इस्तेमाल हमेशा बड़े अमाउंट के पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, और इसकी जो मिनिमम अमाउंट की लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा भेजेंगे तभी आप आरजीटीएस कर सकते हैं। अगर उससे छोटे अमाउंट की आप राशि भेजना चाहते हैं तो आप निफ्ट कर सकते हैं आसानी से, या फिर आईएमपीएस कर सकते हैं। आईएमपीएस हमारा यूपीआई का जो बैकएंड में काम करता है, जिसकी मदद से आप 1 लाख रुपए तक आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपको 2 लाख रुपए भेजने तो आप निफ्ट भी कर सकते हैं बैंक से जाकर, और ये ऑनलाइन ही काम करता है। निफ्ट हमारा जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम करता है, जबकि आईएमपीएस जो है हमारा सिर्फ ऑनलाइन काम करता है, और ये 24x7 काम करता है। 1956 में एआई का परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? एआई का परीक्षण कहाँ पे किया गया था 1956 में? देखिए एआई का जो परीक्षण है वो बहुत पहले से किया जा रहा था, तो यहाँ पे डार्टमाउथ कॉलेज में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, हालांकि आज के टाइम पे एआई का आप समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। लगभग सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर एआई इंट्राग्रेटेड आ गया, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी एआई आ गया है, जिसकी मदद से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आसानी से राइट कर सकते हैं। आप सिर्फ टॉपिक बता दिए, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और आज तो गूगल क्रोम, बिंग और बहुत सारे जो चैट जीपीटी भी आ गया, जिसकी मदद से आप नाम सुन ही रहे होंगे बहुत सारा। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये हमारा ज़्यादातर ऑटो कैड और डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एआई सिस्टम ही है, जिसमें आपको बता देते हैं कि डिज़ाइन क्या बनानी है, कंप्यूटर उस तरह से डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बना देता है, और फिर 3D प्रिंटर की मदद से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो आपको प्लास्टिक के ज़्यादातर खिलौने मिलते हैं वो सब 3D प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। एवरेज 3, 4 और 5 का मान क्या होगा? देखिए एवरेज जो होता है हमारी बीच की वैल्यू निकालता है, तो अगर 3, 4, 5 की बीच की वैल्यू यहाँ पे देखा जाएगा तो एवरेज हमारा जो है बीच का निकाल के देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा 4 निकल के आएगा। मिन मैक्स एवरेज 3 फार्मूला होता है, जो CCC अपने सिलेबस में कहता है कि इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना है। हालांकि वो फ्लोर, सीलिंग,
और काउंटा भी पूछ लेता है, लेकिन वो कहता है यही 3 ही पढ़ना है आपको। मिनिमम में क्या होता है, अगर 3 4 5 में मिनिमम लगाते फार्मूला तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू निकालता है वो 3। अगर हम मैक्स की वैल्यू बोलते तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो मैक्स में 5 आ जाता और एवरेज निकालने पे 4 आ जाता। तो ठीक है, एवरेज हमारा बीच का मान निकालता है, मतलब एवरेज मान निकालता है। देखिए सीलिंग 120 कॉमा 11 का मान क्या होगा। देखिए सीलिंग और फ्लोर दोनों सिमिलर होते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा 121। ये हमारा आगे की वैल्यू को 1 नंबर बढ़ा देता है। अगर देखिए जैसे कि आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, आपने सामान 99 रुपीज़ 50 पैसे का खरीदा है, तो आपको पूरे 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। सीलिंग यही काम करता है, जबकि उससे नज़दीक की सबसे जो वैल्यू होती है वो निकाल देता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? जावा थी, पाइथन थी, बेसिक थी या फिर लिस्प होगी? तो राइट आंसर होगी हमारी लिस्प। पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो हमारी थी वो लिस्प थी। एआई प्रोग्रामिंग भाषा बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग भाषा ने। NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? NUUP का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल यूनिफाइड यूएसटी प्लेटफॉर्म, और इसका हमने आपको ऊपर कोड बताया था, *99# होता है। NPCI से लिंक होता है, जिसकी मदद से आप 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फेसबुक में एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? देखिए फेसबुक में फ़ोटो अपलोड आप एल्बम की तरह भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारे एक बार में आप 80 फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें अगर आप बराबर करना चाहते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे Ctrl+Z दबा देंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट में दोनों लाइनों को एकदम सिमिलर बराबर कर देगा और बीच में थोड़ा स्पेस को ऐड कर देगा वो। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंस्टॉल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? कमेंट अगर इंस्टॉल करना है लिब्रे ऑफिस में तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है Ctrl+Alt+C। अगर आपको किसी खास टॉपिक लिखा हो, उस पर कोई कमेंट ऐड करना है तो इस पर लिखेंगे और वहाँ पे एक मार्क बनकर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क करके। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कमेंट जो भी आप लिखेंगे वो शो करेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जा रहा है, तो राइटर का जो एक्सटेंशन होता है ODT होता, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका पूरा नाम होता है इनका जो है। और इनका जो भी एक्सटेंशन होता है सब एकदम सिमिलर होता है, जैसे ODT होगा, ODS होगा, ODP होगा। ठीक है, ODS मतलब कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और ODP मतलब होता है हमारा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन किस प्रकार की साइट है? तो अमेजन हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिसकी मदद से आप सामान को खरीद सकते हैं। कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हालांकि आप उसकी मदद से सेल नहीं कर सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं। जीवाई किसके बीच संपर्क स्थापित करती है? तो कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच हमारा जीवाई जो है बीच में रोल अदा करती है। जैसा कि अभी हम अपने कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं जीवाई की मदद से ही, मतलब कि ऑफिस को हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड की मदद से हमारा जो ये MS ऑफिस है इसको आदेश दे रहे हैं, तो जीवाई की मदद से हम ऐसे दे पा रहे। अगर ये जीवाई नहीं होता, CUI होता मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो हमें सारी चीज़ों के लिए कमांड लिखने पड़ते बड़े बड़े। विंडो XP एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो विंडो XP सभी जानते होंगे एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। 2001 से लेकर 2009 तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला था, और हालांकि अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको फाइनली विंडो ने जब इनका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसके 2 साल बाद इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन 2009 में जब विस्टा आया था तो उसके बाद से विस्टा आया, फिर विंडो 7 आया, फिर विंडो 8 आया, विंडो 8.1 आया, विंडो 10 आया। विंडो XP का नाम जो माइक्रोसॉफ्ट रखता था उसके बाद से उन्होंने नाम रखना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने इसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो विस्टा का नाम रखा था, और चूँकि विस्टा बहुत पॉपुलर नहीं हुआ तो उसके बाद से इनका नाम, इसका जो नंबर था ऑपरेटिंग सिस्टम का 6वां नंबर था। ये माइक्रोसॉफ्ट का 6th ऑपरेटिंग सिस्टम था, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का 7th ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए उसका नाम विंडो 7 रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुश बटन कमांड किस मेनू में होता है? पुश बटन कमांड हमारा टूल मेनू में होता है, फाइल में, फॉर्म में होता है। अब देखिए पुश बटन कमांड यहाँ पे राइटर से सवाल ये पूछा जा रहा है, तो राइटर का तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ पे
क्योंकि फॉर्म वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ राइटर में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। WPA की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वो प्रोटोकॉल एक्सेस या फिर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेसरीज। यहाँ पे देखिए वाईपीए जो होता है, WPA जो होता है हमारा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। अगर आपके वाईफाई डिवाइस लगा होगा तो उसके पीछे एक WPA की बटन लगी होती है छोटी सी। अगर आपने वाईफाई को किसी को पासवर्ड नहीं देना चाहते तब जब भी वाईफाई को क्लिक करेंगे अपने मोबाइल के डिवाइस के अंदर तो वहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करने का भी ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप एडवांस वाले ऑप्शन पे वहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो WPA का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने राउटर के पीछे के बटन को एक बार प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आपको पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इसको बोला जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अगर आपको नया टैब इंटर करना है तो उसके लिए आपको Ctrl+T दबाना होगा। लेकिन अगर आपको नया विंडो खोलना है तब आप Ctrl+N दबाएंगे तो नया विंडो खुल जाएगा। लेकिन आप नया टैब खोलना है, सेम विंडो के अंदर आप मल्टीपल टैब के अंदर मल्टीपल वेबसाइटें खोल सकते हैं तो आपको Ctrl+T दबाना होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है? मिनी कंप्यूटर की होती है, माइक्रो कंप्यूटर की, मेन फ्रेम या सुपर की? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। सारे कंप्यूटर में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है हमारा। अगले सवाल पे आता है UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत? UID मतलब जानते हैं आप, जिसको जो हमारा आधार नंबर बनाते हैं वही कंपनी है UID, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। और ये हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यही हमारे आधार कार्ड को हैंडल भी करते हैं और उसको सिक्योर भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, राइट है। इसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आजकल फ़िलहाल मेटा कंपनी ने खरीद लिया है, जिसका पुराना नाम फेसबुक था। वेबसाइट बनाने में HTML कोड का इस्तेमाल होता है, ट्रू है या फिर फास्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। केल में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो केल के अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 10। सेंड किया हुआ मेल कहाँ पे स्टोर होता है? तो सेंड किया हुआ मेल हमारा सेंड बॉक्स में चला जाता है। लेकिन अगर आप अटैचमेंट करके किसी ईमेल को सेंड कर रहे हैं तो वो सेंड बॉक्स में डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो पहले आउट बॉक्स में जाएगा और वहाँ पे वो वेट करेगा जब तक आपका पूरा अटैचमेंट डाउनलोड नहीं हो जाता और डाउनलोड होके अपलोड नहीं हो जाता सर्वर पे, तब तक वो आउट बॉक्स में ही रहेगा। तो अगर आप कोई बड़े अटैचमेंट वाली फाइल भेजते हैं तो वो आपको सेंड बॉक्स में तुरंत दिखेगा नहीं, वो आउटबॉक्स में दिखाई पड़ेगा और आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस से क्या नहीं कर सकते? तो माउस से डबल क्लिक नहीं कर सकते, राइट क्लिक नहीं कर सकते, क्लिक स्टॉप नहीं कर सकते या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्लिक स्पॉट नहीं कर सकते माउस में, और हम सारी चीज़ें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। USD से बिल भुगतान पर अंगूठे की आवश्यकता होती है? नहीं। तो USD हमने आपको बताया था *99 है जो सर्विस यूज की जाती है, वो हमारे 2G नेटवर्क पर काम की जाती है। इसमें हमारे अंगूठे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये हमारी पूरी तरह से मोबाइल पे इस्तेमाल की जाती है। इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो इम्प्रेस में हमारा पेज ओरिएंटेशन जो होता है हमारा लैंडस्केप में होता है, और हमारा जो काल्क होता है उसके अंदर भी लैंडस्केप होता है। लेकिन हमारा MS वर्ड और हमारा जो MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस का वर्ड होता है दोनों में पोर्ट्रेट होता है। हालांकि आप चाहें तो लैंडस्केप कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में ही रहता है। चलिए एक सेल में टेक्स्ट किस साइड से लिखा जाता है? देखिए अब सेल के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे और नंबर लिखेंगे तो दोनों की साइड अलग अलग चली जाती है ऑटोमेटिकली, और सेंटर रहती है। तो सेल अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, और आप कोई नंबर लिखेंगे तो राइट साइड चला। हालांकि आप उसको सही कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में जाता है, और नंबर लिखेंगे तो राइट साइड में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेल के अंदर। ये लिब्रे ऑफिस और कॉल के दोनों में ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर जो है आपको 57 दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ से हटा दिए क्योंकि वो ट्रिपल से रिलेटेड नहीं थे और थोड़े ज़्यादा टफ थे,
इसलिए कुछ क्वेश्चन को हटा दिए हमने। तो यहाँ पे हमारे पास 50 क्वेश्चन है रफली अगर देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपका CCC आसानी से निकल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी CCC का आसानी से तैयारी हो सके। और अगर आप ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ओ लेवल के पहले पेपर में भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी तरह के, क्योंकि ओ लेवल के फर्स्ट वाला पेपर जो होता है उसका CCC का सिलेबस 50% मिलता जुलता है। तो उससे आसानी से आप ये क्वेश्चन आपको ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी आसानी से काफ़ी हेल्प मिलेगा इसका। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।